दोस्तों, ये कहानी मैंने इंटरनेट पर पढ़ी थी और सच में ये बहुत ही रोचक और डरावनी लगी। सोचा इसे आप सभी के साथ शेयर करता हूं। अगर किसी को यह कहानी पसंद नहीं आई या कोई परेशानी हो तो बस मुझे बताना, मैं इसे हटा दूंगा। गर्मियां खत्म होने वाली थीं और मौसम में ठंडी हवाएं जैसे एक मासूम बच्ची की तरह खेल रही थीं। हवा कभी कभी शरीर में हल्की फुरफुरी सी पैदा कर देती थी। वैसे भी शाम का वक्त था। मैं और शर्मा जी उस वक्त हरिद्वार से लौट रहे थे। हम यहाँ एक मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आए थे। 2 दिन बाद आज हम लौट रहे थे। हम ट्रैफिक की लाइन में शामिल हो गए और धीमी गति से दिल्ली की ओर चल पड़े। रास्ते में चाय पीने के लिए रुकते और फिर आगे बढ़ जाते। रात के 1 बजे से पहले हम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचे तो वही पुरानी दिनचर्या फिर से शुरू हो गई। ऐसे ही एक दिन शर्मा जी के पास एक कॉल आई। कॉल उनके किसी खास दोस्त का था। उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के बारे में बात की थी और पूछा था कि उन्हें दिल्ली कब भेजें। शर्मा जी ने मुझसे पूछा और मैंने उन्हें 2 दिन बाद का समय दे दिया। 2 दिनों बाद वह शख्स दिल्ली आ गया हमारे पास। उसका नाम था किशन। किशन अपने साथ अपने बड़े भाई को भी लेकर आया था। चाय पीते हुए हमारी बातचीत शुरू हुई। शर्मा जी ने पूछा, बताइए किशन जी, आपकी समस्या क्या है? किशन ने जवाब दिया, शर्मा जी, मेरी समस्या थोड़ी अजीब है। मैं आपको बताता हूं। मेरी पत्नी को लेकर यह समस्या है। उनका नाम स्नेहा है, उम्र 30 साल। हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। वो रोहतक की रहने वाली हैं और हमारी एक बेटी भी है। करीब 1.5 साल पहले स्नेहा की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल में 2 महीने से ज्यादा समय तक भर्ती रहना पड़ा। लेकिन उनकी हालत लगातार खराब होती चली गई। डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी और कह दिया कि अब सिर्फ उनकी देखभाल की जाए, अब और कुछ नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम उन्हें घर ले आए। एक रात स्नेहा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। हमने वहीं के एक डॉक्टर को बुलाया और उसने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारी डरावनी आशंका सच हो गई। ये करीब रात 11 बजे का वक्त होगा। मैंने स्नेहा के परिवार और अपने दूर के रिश्तेदारों को फोन कर दिया। फिर मैंने उसका चेहरा ढक दिया और भारी मन से अपने बड़े भाई के पास जाकर बैठ गया। इस बीच मेरी बेटी सो रही थी। सुबह लगभग 8 बजे तक स्नेहा के रिश्तेदार और मेरे भी लोग घर आ गए थे। घर में मातम सा माहौल था। मोहल्ले के लोग भी आकर सांत्वना दे रहे थे। अब हमें उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाना था, इसलिए उसे नहलाने के लिए नीचे रखा गया और स्नान की तैयारी की गई। सभी महिलाएं रो रही थीं और मेरी भी आंखें नम थीं। तभी एक हैरान कर देने वाली चीज हुई। स्नेहा ने अपनी आंखें खोल दी। उसने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ा हुआ था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके हाथों को हटाया गया और उसे खड़ा किया गया। वह खड़ी हो गई। ये सब देखकर सभी लोग इसे चमत्कार मानने लगे। कहानी स्नेहा की वाकई बहुत अजीब थी, लेकिन मुझे एक शक हुआ। मैंने किशन से पूछा, किशन, स्नेहा को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी कि उसकी मौत हो गई? किशन ने बताया, डॉक्टरों ने कहा था कि उसका लीवर खराब हो गया था और लीवर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने हार मान ली थी। और अस्पताल से आने के बाद घर में कितने दिन रही? मैंने पूछा। 4 दिन रही घर पर, किशन ने कहा। तो फिर क्या उसकी तबीयत अभी भी खराब है या फिर से खराब हो गई है? शर्मा जी ने पूछा। नहीं शर्मा जी, ना तो उसकी तबीयत खराब है और ना ही कुछ और, किशन ने कहा। फिर? शर्मा जी ने पूछा। जब स्नेहा ठीक हो गई तो सभी रिश्तेदार उसे अजीब लीला कहकर चले गए। फिर हम सभी ने एक जागरण कराया, लेकिन स्नेहा जागरण में नहीं आई। वह घर में ही रही। उसका व्यवहार बदल गया था, मेरे प्रति भी और सभी के प्रति भी। वह खाना बनाती थी, लेकिन अब उसका खाना बनाने का तरीका भी बदल चुका था। अब वह सर पर पल्लू भी नहीं रखती थी और कमरे को बंद करके अकेले ही लेटी रहती थी। शर्मा जी ने बीच में बात काटते हुए पूछा, तो फिर उस बेटी का क्या? उसका स्वभाव कैसा था? वो आज भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन अब उसे किसी और नाम से पुकारने लगी है। कहती है पिंकी, जबकि उसकी असली नाम तो निधि है, किशन ने बताया। अब मेरे दिमाग में कुछ सवालों की हलचल शुरू हो गई।
मुझे तुरंत कुछ जवाब चाहिए थे। मैंने कहा, किशन, जो भी मैं तुमसे पूछूंगा उसका सच्चा जवाब देना, न कुछ छुपाना, न किसी बात को बदलना। वही बताना जो मैं पूछूंगा, ठीक है? जी ठीक है, किशन ने जवाब दिया। क्या स्नेहा को अपनी मौत के बारे में पता था? मैंने पूछा। हाँ बिल्कुल, सही वक्त और तारीख के साथ उसने बताया। वो किस तरह का खाना पसंद करती थी? मैंने पूछा। वो मीट खाना ज्यादा पसंद करती थी, उसने जवाब दिया। कौन सा मीट? मैंने पूछा। देसी मुर्गा, उसने बताया। वो किस तरह के कपड़े पहनती थी? मैंने पूछा। वो ज्यादा साड़ी पहनती थी, उसने कहा। उल्टे पल्लू वाली या सीधे पल्लू वाली? मैंने पूछा। उल्टे पल्लू वाली, उसने कहा। क्या कभी उसके साथ खाना खाया आपने? मैंने पूछा। हाँ कभी कभार, उसने कहा। क्या कोई बदलाव महसूस किया आपने? मैंने पूछा। अब मैंने उनके बड़े भाई को वहां से हटा दिया क्योंकि मुझे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने थे। किशन, एक बात बताओ, क्या वह आपके साथ शारीरिक संबंध बनाती है? हाँ, उसने जवाब दिया। पहले की तरह? मैंने पूछा। नहीं, पहले से कहीं ज्यादा, उसने बताया। कौन पहल करता है? मैंने पूछा। वो खुद, उसने कहा। और पहले वाली स्नेहा, क्या वह ऐसा करती थी? मैंने पूछा। नहीं, पहले मुझे ही पहल करनी पड़ती थी, उसने बताया। इसका मतलब था कि स्नेहा में कुछ गड़बड़ थी। मैंने खुद से सोचा। तो आप मुझसे किस तरह की मदद चाहते हैं? मैंने पूछा। देखिए, बात यह है कि 10 से 12 दिन पहले हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग अघोरी किस्म का साधु आया था। वह मेरे घर के सामने खड़ा हुआ और फिर मेरे दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना कटोरा मेरे दरवाजे पर मारा। उसकी वेशभूषा देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर वह अंदर आ गया और मेरे कमरे की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। मैंने अपनी जेब से एक 5 रुपए का सिक्का निकाला और उसे उसके कटोरे में डालने गया। जब मैंने सिक्का डाला तो उसने अपना कटोरा हटा लिया। सिक्का नीचे गिर गया। मैंने सोचा कि शायद वह और पैसे मांग रहा है, इसलिए कटोरा हटा लिया होगा। मैंने अब एक 10 रुपए का नोट दिया तो उसने फिर से कटोरा हटा लिया और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गया। बाहर आकर उसने चारों ओर देखा और बोला, अंदर जो औरत है वह तेरी पत्नी है? हाँ बाबा, मेरी पत्नी है, मैंने जवाब दिया। तब उसने अचानक चिल्लाकर कहा, घर में मुर्दा रखा है तूने? तो दोस्तों, यह था पहला भाग। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया कमेंट करके बताएं कि क्या मुझे यह कहानी आगे जारी रखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि यह मेरी खुद की रचना नहीं है और कुछ लोग इस पर आपत्ति उठा सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो मैं इसे हटा दूंगा। अगर सब ठीक लगे तो मैं आगे की पूरी कहानी अगले भाग में शेयर करूंगा। धन्यवाद।